हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। इससे पहले हमने पढ़ा सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, ठीक है, और कौन कौन से फैक्टर्स इसको इफ़ेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि लिक्विड के अंदर जो गैसेस की सोल्यूबिलिटी है वो किस तरीके से होगी और क्या क्या यहाँ पर फैक्टर्स रहेंगे, और उसके अलावा हेनरीज लॉ, ठीक है। तो देखिए, सपोज हमारे पास कोई भी एक लिक्विड है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि वाटर है, ओके। अब इस वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो डिजोल्व हो सकते हैं, और इसके अलावा HCl के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिजोल्व हो सकते हैं। बट ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की जो डिसोल्यूशन है वो HCl के मॉलिक्यूल्स की डिसोल्यूशन से कम होगी, क्योंकि दिस HCl इज कंप्लीटली पोलर एंड वाटर इज ऑल्सो पोलर, ठीक है। बट इन केस ऑफ O2 जो डिसोल्यूशन है वो थोड़ी सी कम रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो पोलरिटी है वो इतनी नहीं है जितनी यहाँ पे है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होगा कि ऑक्सीजन की जो डिसोल्यूशन है वो वाटर के अंदर HCl के मुकाबले थोड़ी सी कम होती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर के अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है, मीन्स जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरीके से सर्वाइव करते हैं। तो इसका आंसर ये होगा कि पानी के अंदर ये जो O2 के मॉलिक्यूल्स हैं वो डिजोल्व होंगे, ठीक है। और इन डिजोल्व O2 के मॉलिक्यूल्स को जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है लाइक फिश, वो इन O2 के मॉलिक्यूल्स को अपने गिल्स के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर एंट्री करवाएगी और उसके बाद में वो सर्वाइव करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो एक्वेटिक लाइफ है उसके सर्वाइव करने का रीज़न है। अब यहाँ पर जो भी लिक्विड्स हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट के अंदर जो गैस है वो मिक्स रहती है, डिजोल्व रहती है। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि किस तरीके से इसका डिजोल्यूशन होता है। सपोज वी हैव दिस लिक्विड, और यहाँ पर हम सबसे पहला फैक्टर ले लेते हैं इसका प्रेशर, ठीक है। तो इधर कुछ गैस भरी हुई है इस लिक्विड के अंदर, ठीक है। दिस इज द मूवेबल पिस्टन, मूवेबल पिस्टन है। ऊपर से हम यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेंगे। अब जैसे ही प्रेशर हम अप्लाई करेंगे तो ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आएगा, ये जो गैसेस हैं इन गैसेस के बीच में जो स्पेस है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा, ठीक है। और एक टाइम के बाद में ये गैस के मॉलिक्यूल्स लगातार यहाँ पे टकराएंगे, ठीक है। अब जैसे ही गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे टकराएंगे तो उसके बाद में ये लिक्विड के अंदर एंटर भी होंगे। अब जब यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर एंटर हुए तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिसोल्यूशन इंक्रीज हुई। तो कहने का मतलब ये है कि एज वी इंक्रीज द प्रेशर द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। बट एक टाइम ऐसा भी आएगा जब उसके बाद में गैसेस फर्दर इसके अंदर डिसोल्व नहीं होंगी, चाहे हम यहाँ पर कितना भी प्रेशर अप्लाई कर दें। ओके, तो यहाँ पर मैंने प्रेशर अप्लाई किया। प्रेशर अप्लाई करने के बाद में यहाँ पर एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा। डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होने से मतलब ये है कि अब जैसे ही यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करोगे तो उसके बाद जितने गैस के मॉलिक्यूल्स इस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होने होंगे वो हो चुके होंगे, और फर्दर जैसे ही प्रेशर को हम अप्लाई करेंगे तो उसके बाद में एक तरफ तो इस गैस के पार्टिकल्स यहाँ पे एंटर करेंगे और दूसरी तरफ यहाँ से बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है वो एग्जिस्ट होगा, ठीक है। ये है हमारे पास प्रेशर से रिलेटेड कि जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे डिसोल्यूशन बढ़ेगी, बट आफ्टर डायनेमिक इक्विलिब्रियम देयर विल बी नो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेज इन लिक्विड, ओके। अब इस रिलेशनशिप को, मतलब जो प्रेशर है, प्रेशर को रिलेट किया एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था हेनरी, ठीक है। अब इसने प्रेशर को गैसेस की लिक्विड के अंदर जो सोल्यूबिलिटी है
उसको इसने क्वांटिटेटिवली रिलेट किया और हेनरी ने ये कहा कि जब किसी भी गैस के ऊपर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज करने पर लिक्विड के अंदर उसकी सोल्युबिलिटी लगातार इंक्रीज होगी, बट द प्रेशर शुड बी पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है जो इंडिविजुअल गैस है उसके प्रेशर को बोलते हैं हम पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पर आपने नेचर देखा HCl और O2 के केस में, और इधर ये आपका चल रहा है प्रेशर। solubility of gases in liquid, as we increase the pressure, solubility of gases in liquid in per unit volume keeps on increasing। ठीक है, वो लगातार इंक्रीज होगी। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैसेस एंड लिक्विड इन solubility ऑफ गैसेस एटसेट्रा। तो यहाँ पर हेनरीज लॉ है। अब हेनरीज लॉ ने एक बात तो ये कही कि जैसे जैसे हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे वैसे वैसे लिक्विड के अंदर गैसेस की जो solubility है वो लगातार इंक्रीज होगी। दूसरी चीज़ इसने ये भी कहा कि जब हम किसी भी गैस के अंदर मोल फ्रैक्शन को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, और प्रेशर इंक्रीज होगा तो सोल्यूबिलिटी गैसेस के लिक्विड के अंदर इंक्रीज होगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। X हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन होता है P इज इक्वल टू प्रेशर। अब यहाँ पर जैसे हम इस प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को हटाएंगे तो इधर हेनरीज कॉन्स्टेंट आएगा, दैट इज KH, और KH की वैल्यू होती है 1/K। तो P इज इक्वल टू 1/K डॉट X। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये हेनरीज लॉ है। अब उसके बाद यहाँ पर जो हेनरीज कॉन्स्टेंट है KH, ये अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होगा, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सेकेंड थिंग, जैसे जैसे KH की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि KH की वैल्यू इंक्रीज होने पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे किसी भी गैस की लिक्विड के अंदर सोल्युबिलिटी लगातार डिक्रीज होगी। इसका कारण ये है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर जो गैस के पार्टिकल्स लिक्विड के अंदर प्रेजेंट हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसके बाद में लगातार वो बाहर आएंगे। तो यहाँ पर हेनरीज कांस्टेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ की क्या क्या लिमिटेशंस हैं? पहली लिमिटेशन इसकी ये है कि जो भी गैस है वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करें। आइडियल गैस इक्वेशन हम जानते हैं PV इज इक्वल टू nRT। नेक्स्ट वन, गैस के अंदर किसी टाइप का एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये है हमारे पास हेनरीज लॉ के कुछ लिमिटेशंस। उसके बाद में पूछी जाती है हमसे एप्लीकेशंस कि हेनरीज लॉ की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है टोटल 4 एप्लीकेशंस। पहला है इन बेवरेजेस, सेकेंड वन इज इन लंग्स, थर्ड वन इज इन स्क्यूबा डाइवर्स, एंड फोर्थ वन इज एट हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, इनको हम 1 by 1 समझेंगे। सबसे पहले है हमारे पास इन बीवरेजेस। देखिए, बीवरेजेस होती हैं जो हम पीते हैं, जो पेय पदार्थ होते हैं उनको बोलते हैं बीवरेजेस। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, आपकी कोक है, मरिंडा है, ड्यू एटसेट्रा, ये होती हैं बीवरेजेस। अब इन बीवरेजेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व होती है। ठीक है, आपने देखा होगा जब हम किसी गर्म कोक को खोलते हैं तो उसके बाद में आप देखते हो कि उसके अंदर से जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो बाहर आते हैं, वो बहुत जल्दी बाहर आ जाएगी। जैसे ही आप उसका ओपनिंग करोगे तो तुरंत वहाँ से गैस के पार्टिकल्स बाहर आएंगे। अगर वो ठंडी है तो किसी टाइप के गैस के पार्टिकल्स बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि जब टेम्परेचर कम होगा तो गैसेस की सोल्युबिलिटी ज़्यादा रहेगी, और जब ये गर्म होगा तो गैसेस की जो सोल्युबिलिटी है वो कम रहेगी लिक्विड के अंदर, और उसके बाद में उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से तुरंत वहाँ से वो बाहर आएंगे। तो होता ये है कि जिस टाइम पर ये सॉफ्ट ड्रिंक्स तैयार करी जाती हैं तो इन सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को डिजोल्व किया जाता है अंडर हाई प्रेशर। एक तो यहाँ पर आपका जो हेनरीज लॉ है वो अप्लीकेबल होगा। सेकेंड वन इज इन लंग्स। हमारे लंग्स में हम ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको या तो एंटर करवाते हैं या फिर वहाँ से बाहर करते हैं।
ठीक है। तो हम हवा में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो हमारे लंग्स के अंदर इन गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर है उनके अंदर डिफरेंस होता है लंग्स में और ब्लड में, ठीक है। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन से थोड़ा कम होगा। इस वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके खून में है, ब्लड में है, वो तुरंत लंग्स में आएगा और लंग्स से हम नाक के थ्रू बाहर निकाल देंगे। सेम इसी तरीके से जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है आपके लंग्स में और कम होती है इधर ब्लड में, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होगा ऑक्सीजन का लंग्स में तो तुरंत वो आपके ब्लड के अंदर डिसोल्व होगी, ठीक है। और जैसे ही वो डिसोल्व होगी तो उसके बाद में हम सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू उस ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज इन स्क्यूबा डाइवर्स। स्क्यूबा डाइवर वो डाइवर होते हैं जो बहुत डीप वाटर के अंदर जाते हैं, ठीक है। अब होता ये है कि जब हम ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता है और ग्राउंड लेवल से नीचे की तरफ जाए तो प्रेशर इंक्रीज होता है। ग्राउंड लेवल है, आप नीचे की तरफ जाओगे पानी में, ठीक है, तो प्रेशर लगातार इंक्रीज होगा। अब ये जो स्क्यूबा डाइवर्स हैं ये नीचे सांस लेंगे, ठीक है, सिलेंडर वगैरह जो कुछ भी होगा इनके पास। अब होता ये है कि इनको अपनी रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए ऑक्सीजन। अब जब वहां पर प्रेशर इंक्रीज होगा तो ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ दूसरी गैसेस लाइक नाइट्रोजन प्रेशर इंक्रीज होने पर उस ब्लड के अंदर डिसोल्व हो जाएंगी। अब जो ऑक्सीजन उस स्क्यूबा डाइवर ने लिया वो तो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर यूज हो गया, बट आपका जो नाइट्रोजन है वो यूज नहीं होगा। अब जब ये नाइट्रोजन वहां पे यूज नहीं होगा, जब तक स्क्यूबा डाइवर नीचे की तरफ जाता है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे ही वो स्क्यूबा डाइवर ऊपर की तरफ आएगा, वाटर की सरफेस की तरफ आएगा, तो उसके बाद में ये प्रेशर डिक्रीज होगा और जैसे ये प्रेशर डिक्रीज होगा तो वो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स उस ब्लड से बाहर निकलेंगे, ठीक है। और जैसे ये नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स ब्लड से बाहर निकलेंगे तो ये कैपिलरीज के अंदर करेंगे ब्लॉकेज, ठीक है, मतलब यहाँ पर बबल्स निकलेंगे उस नाइट्रोजन के। तो ये क्या करेंगे, हमारे जो कैपिलरीज हैं जिनके अंदर से खून बहता है उनके अंदर ये ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे और जैसे ही ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे तो उसके बाद में हमें प्रॉब्लम होगी, खून रुकेगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब ये जो मेडिकल कंडीशन है इसको बोलते हैं हम बैंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्क्यूबा डाइवर है उसको प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ पर फिर दोबारा से हेनरीज लॉ है वो अप्लीकेबल हो जाएगा कि जब हमने प्रेशर को बढ़ाया तो नाइट्रोजन गैस वहाँ पे डिजोल्व ज़्यादा हुई और जैसे ही प्रेशर कम हो गया तो उसके बाद में वो नाइट्रोजन गैस वहाँ से बाहर निकल गई, ठीक है। दिस इज इन द केस ऑफ स्क्यूबा डाइवर्स, ठीक है। इसे यहाँ पर लिखा हुआ है इज एज वी मूव फ्रॉम सरफेस टू द सी टू द बॉटम द प्रेशर ऑफ द गैसेज इंक्रीजेज समटाइम इन द बॉडी ऑफ deep sea diver scuba diver the concentration of N2 in the blood increases due to high partial pressure and concentration of N2 in blood increases then capillaries are blocked, ठीक है, वो यहाँ पर ब्लॉक होंगे। Hence the medical condition in our body arise as a result bands are formed, ठीक है, बैंड की फॉर्मेशन होगी। टू अवॉइड दिस कंडीशन द सिलेंडर इज फिल्ड विद गैसेज लाइक हीलियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन दीज सिलेंडर्स द गैसेज आर फाउंड इन परसेंटेज। हीलियम इतना होना चाहिए 11.7, नाइट्रोजन शुड बी 56.2% एंड O2 शुड बी 32.1%। अब उसके बाद में है हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर किस तरीके से हेनरीज लॉ अप्लीकेबल होगा। देखिए मैंने आपको बताया कि डीप में अगर हम जाएंगे, सी लेवल की तरफ अगर हम जाएंगे तो प्रेशर लगातार इंक्रीज होता है और जब हम हाइट पे जाते हैं तो प्रेशर लगातार डिक्रीज होता है। तो सपोज हम चले गए शिमला, रोहतांग, लद्दाख एटसेट्रा, तो वो हाइट पे है, जैसे हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो उसके बाद में वहाँ पर प्रेशर डिक्रीज होगा। अब प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो उससे होता ये है
कि हमारे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन पहले ज़्यादा डिजोल्व हो रहा था वो अब ज़्यादा डिजोल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रेशर वहाँ पे डिक्रीज हो चुका है। और जब ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगा आपके ब्लड के अंदर तो आपको उल्टियाँ आएंगी, चक्कर आएंगे और आप प्रॉपरली सोच नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर दोबारा से आपका जो हेनरीज लॉ है वो अप्लीकेबल होगा। और ये जो कंडीशन है जिसके अंदर आपको चक्कर आ रहे हैं, उल्टी आ रही है एटसेट्रा, इसको बोलते हैं हम अनोक्सिया। ठीक है, अब इस अनोक्सिया के होने का कारण ये है कि हीमोग्लोबिन के थ्रू जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जा रहे थे वो जा नहीं पा रहे, बट ये कंडीशन कुछ टाइम के बाद में अपने आप ठीक हो जाएगी। कारण इसका ये है कि इसके लिए हमारी जो बॉडी है वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेगी, अपने आप को अडेप्ट करेगी, और अडेप्ट करने के बाद में हीमोग्लोबिन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बढ़ जाएंगे। और जैसे ही हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे उसके बाद में लगातार आपकी जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो प्रॉपर रहेगी। ओके, तो इस तरीके से ये हमारे पास था हेनरीज लॉ और किस तरीके से एक लिक्विड के अंदर गैसेस डिसोल्व होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे वेपर प्रेशर और इसके अलावा रोल्स लॉ। ओके, थैंक यू।